नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बेहा शब्द से भली भांति परिचित होंगे। एक हमारे अध्यापक हुआ करते थे, जब वो बच्चों को मारते थे तो ये कहते थे, बेहे ने बेहे को बेहे से पीटा। बेहा यानी जिसकी कोई हया न हो, शर्म न हो। अब आप जो लाइन हमने कही, बेहे ने बेहे को बेहे से पीटा, कितना बढ़िया साहित्यिक लाइन है, क्या छंद है। और अब बेहे का साहित्यिक किताब भी आ गई है। लेखक है विनीता अस्थाना जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले जो बेहा आपने किताब लिखी है, ये टाइटल दिमाग में कहाँ से आया, और इस किताब में ऐसा क्या है कि जो हमारे पाठक हैं, श्रोता हैं, उसे पढ़ें और उनके जीवन में वो किताब जो है बदलाव लाए। और नया साल भी है तो वो टेंशन से भी निकाले जो 2020 में सब लोग जिससे ग्रसित थे एक तरह से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजत आपका यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो पहले बात करते हैं बेहया टाइटल की। जी। तो जिस समय ये किताब लिखी जा रही थी, तो हम जो चीज़ सोचते हैं, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आप चाहते हैं टाइटल ऐसा हो कि उत्तर प्रदेश में पले हुए लोग, हम चाहते हो ना थोड़ा भी अपमानजनक ना हो, कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, कहानी क्या है। तो जो हम टाइटल ढूंढ रहे थे, हम चाह रहे थे, हम एक ऐसी औरत की बात कर रहे हैं जो कामकाजी महिला है और बाहर जाके काम करती है। परिवार और समाज में लगातार उसे एक हे दृष्टि से, एक नीची दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो कितना भी अचीव कर ले, पर उसको हमेशा एक थोड़ा नीची दृष्टि से देखा जाता है कि घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर कहाँ जा रही है। तो वो आपका जो कितना भी आप मेहनत करें, आप कितना भी ऊंचा उठ जाएं, आपको हमेशा कहीं कुछ कमतर समझा जाता है। आपको ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि आपने कुछ उल्टे सीधे हरकतें करी हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, तभी आप जीवन में कुछ अचीव कर पाए हैं। तो ये दिखाने पे समाज, परिवार, बहुत लोग हमेशा तुले रहते हैं। जब हम लोग इसका टाइटल ढूंढ रहे थे तो मैं उसके लिए जो टाइटल चाह रही थी वो थोड़े से सोबर, जिन्हें बोलते हैं ना कि थोड़े से सोबर, कि परिवार में और लोगों को अजीब ना लगे। तो दोस्तों से कंसल्ट किया, कहानी बताई गई, सबने अपने 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 टाइटल दिए। हम लोग जो चाहते थे उसमें ये था कि मतलब थोड़ा निर्लज्ज ज़रूर है, लेकिन हम थोड़ा उसको एक पेडिस्टल पे आप जब कुछ लिखते हैं तो उसे रखते हैं। तो उसका जो इंग्लिश वर्जन था उसका नाम सिया इन एग्जाइल था। तो हम सिया का वनवास, सिया का निर्वासन, इस किस्म से सोच रहे थे कि किया जाए। हमारे जो पब्लिशर हैं उन्होंने इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए, किताब का जो मर्म होता है वो उसके टाइटल से पहचाना जाता है। आप इसे इस तरह से कर देते हैं तो वो दूसरे किस्म के लोगों के बीच जाती है। फिर जब उसे खोलते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे, हमने जो सोच के इसे उठाया था ये वो है नहीं, तो ये आपका टाइटल मैच नहीं करता। तो इसको जो चूज किया है, ये हमारे जो पब्लिशर हैं हिंदी युगम, उन्होंने और उनके संपादक ने किया। जब उन्होंने इसको दिया, हमें 2-3 टाइटल्स दिए थे, जिसमें हमें बेहया कंपैरेटिवली सोबर और बेहतर लगा और कहानी के साथ जाता हुआ लगा। क्योंकि ऐसी जो औरतें जो बाहर जाती हैं, काम करती हैं, कुछ अचीव करती हैं, या कह लीजिए कि मर्दों के साथ में खड़े होके सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, समाज में एक ऊंचा दर्जा रखती हैं, अपनी एक सोच रखती हैं, उनको बोला जाता है कि इनको शर्म हया नहीं है, बेहया हैं, बदतमीज हैं, इनको रहने की तमीज नहीं है, उन्हें अपनी जगह नहीं मालूम है, उनमें संस्कारों की कमी है। तो ये वजह है कि इसको हमने बेहया का नाम दिया है, क्योंकि एक औरत जो इस मर्दों की दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करती है, अपनी एक सोच रखती है, उसे कितना भी डिग्रेड किया जा रहा है, कितना भी दबाया जा रहा है, फिर भी वो वापस खड़ी होती है और हमेशा जीत कर दिखाती है। मतलब ये किताब पुरुषों के लिए ज़्यादा सूटेबल है या महिलाओं के लिए, या जो महिलाएं पढ़ेंगी इससे, खासकर वो महिलाएं जो आजकल कुछ करना चाहती हैं, कुछ अचीव करना चाहती हैं, वो अपने परिवार, अपने समाज, जो भी एक मानसिकता है, एक धारणा है, उसको तोड़ करके वो आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या उनके लिए ये प्रेरणादायी होगा? मुझे लगता है जेंडर बायस तो है ही नहीं किताब में। तो इसे पुरुष पढ़ें तो उन्हें समझ में आएगा कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने बहुत सालों से, क्योंकि हमारे घर में चली आ रही हैं, तो उन्हें हम अपने संस्कारों का हिस्सा मान लेते हैं। दरअसल वो हमारे संस्कारों का हिस्सा नहीं है। वो अपनी उस सोच से और अपने उस जो प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह है, उससे बाहर निकल पाएंगे। तो ये पुरुषों के लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगी। रही बात औरतों की, क्या होता है, हम बोलते हैं कुछ चीज़ें से कुछ फंसा होता है तो आप उसमें थोड़ा सा धक्का लगा देते हैं, या आप उस चीज़ को थोड़ी सा चिकनाई लगा देते हैं कि वो आराम से निकल जाए। ये किताब उस एक्सेलरेशन का काम करेगी। अगर महिलाएं पढ़ती हैं, उन्हें पता चलेगा वो कहाँ पे फंस रही हैं।
कहाँ पर वो चूक हो रही है जिसकी वजह से वो जो आगे तो बढ़ना चाह रही हैं, जाना तो चाह रही हैं, पर बार बार क्या उनको पीछे खींच लेता है। तो अगर वो उसे पढ़ेंगी तो उन्हें पता चलेगा रिलेशनशिप्स में अब्यूज़ क्या होता है, प्यार और अब्यूज़ का अंतर, कि आपको प्यार किया जा रहा है या आपको धीरे धीरे सिस्टमैटिकली दबाया जा रहा है, अपनी गिरफ्त में लिया जा रहा है। आपको वो अंतर पता चलेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दोनों के लिए प्रेरणादायी होगा, और खास करके अगर कम उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां, तो उन्हें पता चलेगा ना रिलेशनशिप में जो बोलते हैं ना पजेसिव होना, प्यार और पजेसिवनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये आपने जो किताब लिखी है, इसमें किसी चरित्र को रख करके किसी नाम के जरिए आपने समझाने की कोशिश की है या पूरा एक नरेशन ही दे दिया है? नहीं, इसमें हमने चरित्रों को लिया है, क्योंकि क्या होता है जब चरित्र होते हैं, हमारी आंखों के सामने घटनाएं घटती हैं, कहानी चरित्रों के माध्यम से कही जाती है, तो वो थोड़ी आसानी से समझ में आती है। लोगों को उसमें ज्ञान देने जैसा, ये एक प्रीच करने जैसा नहीं लगता है। जब आप पात्रों के माध्यम से कहानी को देखते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आती है। तो इसमें बिल्कुल हमने चरित्रों का और पात्रों का इस्तेमाल किया है। तो कुछ चरित्रों का आप जिक्र ऐसा कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, जिससे उनको आसानी हो जाए, जब वो किताब खरीदें तो वो उससे अपने आप को रिलेट करें, और एक बार जब किताब पढ़ना शुरू करें तो उसको वो ख़त्म भी कर दें। पात्रों के माध्यम से इस कहानी को कहा गया है। दो मुख्य पात्र अगर हम देखेंगे इसमें, तो सिया और यश के हैं, जहाँ से कहानी शुरू होती है। पति पत्नी है, बहुत प्रेम है उनमें आपस में, और उनकी ज़िंदगी के 13-14 साल साथ में बीते हैं, 2 बच्चे हैं। तो एक हंसता खेलता परिवार जैसे दिखाई देता है, बाहर से आपको वो परिवार वैसा ही दिखाई देगा। आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके घर में आपकी भाभी, आपकी चाची, आपकी माता, आपकी बहन सिया से कुछ मिलते जुलते हैं, क्योंकि वो हमेशा पहले परिवार के बारे में सोचते हैं, बाद में अपने बारे में सोचते हैं। फिर आते हैं यश के ऊपर। यश घर में जैसे एक पुरुष होते हैं, घर का जो मुखिया होता है उस तरह से हैं, और उनकी आदत है कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, परिवार को आगे बढ़ाना, समृद्धि की तरफ देखना, सब चीज़ें वैसे ही जैसे आप अपने घर में, घर के मुखिया में पाएंगे। उसके बाहर निकलेंगे तो सिया का ऑफिस है। सिया के ऑफिस में, रोज़मर्रा ऑफिस में जैसे लोगों से आप मिलते हैं, बिल्कुल वैसे लोग आपको मिलेंगे। वो जो आपस में गॉसिप करते हैं, वैसे लोग जो आपस में गॉसिप करते हैं, दूसरों के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो जो देखते हैं कि इस इंसान ने इतना अचीव किया है और इसे देखकर मैं क्या सीख सकता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो हर किस्म के लोग, जैसे आप बाहर, घर से बाहर, ऑफिस में, कॉलेज में मिलते हैं, वो आपको सिया के ऑफिस में और जानने वाले लोगों में मिलेंगे। फिर एक चरित्र आता है अभिज्ञान का। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा भी इंसान होता है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे मेंटर हो, जिससे आप कुछ बात कहते नहीं हैं, लेकिन वो आपको देखकर, आपकी आंखों को देखकर, आपकी आवाज़ को सुनकर पहचान जाता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अभिज्ञान वो मेंटर है। सिया और अभिज्ञान की जो दोस्ती है, जहाँ पर से वो सिया से दोस्ती करता है जब उसमें उनके ऑफिस को ज्वाइन करता है, वो बहुत ही बेहतरीन एक तरीका है, क्योंकि सिया ने कभी किसी से खुल के बात ही नहीं करी है कि उसे घर में जो सब कुछ दिख रहा है वैसा कुछ है ही नहीं। तो आप अभिज्ञान को उस मेंटर के तौर पे पाएंगे, जो बिना कुछ कहे धीरे धीरे आपको आपकी परिस्थितियों के लिए तैयार करता है, लड़ने के योग्य बनाता है, और अपनी लड़ाई अपनी ही तरह से लड़ने और जीतने के योग्य बनाता है। तो ये 3 मुख्य पात्र हैं, सिया, यश और अभिज्ञान। मतलब अभिज्ञान गुरु का काम कर रहे हैं एक तरह से दोस्त हैं, और दोस्त के साथ साथ किस तरह का दोस्त होना चाहिए, जो आपको आपकी परिस्थितियों में झुकना ना सिखाए, बेवजह आपके परिवार से आपकी कलह को ना बढ़ाए, और उसके साथ साथ उसे सॉल्व कैसे करना है उसमें आपकी मदद करे। ये तो रही किताब की बात जी। आप खुद यूपी से आकर के दिल्ली में आपने जो मुकाम हासिल किया है, तरह तरह की कठिनाइयों का भी निसंदेह आपने सामना किया होगा, लेकिन अभी आपने जो एक बात कही कि महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, पुरुष होने के नाते नहीं, जब आप समाज का एक आकलन करते हैं तो महिलाओं पर जो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क होता है वो एक महिला ही लगाती है, अधिकतर, हो सके एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे। तो इस पे क्या आपकी राय है? मैं कहती हूँ ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले घर से निकलने से जो रोकती हैं वो घर में नानी दादी होती हैं। हर घर में नहीं, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो घर में पुरुष नहीं होता है। वो पहली जो डांट और टोक आपको मिलती है कि बाहर खेलने मत जाओ, या सहेली से मिलने नहीं जाओ, या जोर से हंसो नहीं, या क्या पहन रखा है, ये आपको घर की बड़ी महिलाओं से मिलती हैं, जो आपकी नानी दादी चाची ताई होती हैं। तो ये वो पहला जो महिला की आप बात कर रहे हैं। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो माँ होती है। वो चाहती तो है कि आप अपने सपनों को पूरा करें,
लेकिन उसे समाज का, घर का, बाकी चीज़ों का डर होता है। तो वो भी कोशिश करती है बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। अच्छा ठीक है, कपड़े तो बहुत अच्छे पहने, ऐसा करो उसके ऊपर शॉल ही ले लो, है ना। तो वो कुछ एक जो छोटा सा वो होता है ना, कहीं पे आपके कॉमा स्टॉप थोड़ा सा कुछ लगाने का एक वो लगाते हैं, बैरिकेटिंग करी जाती है। फिर आपकी अगर शादी हो जाती है तो घर में सास हैं, आपकी नंद है, वो उस चीज़ को वहाँ पे कहीं पर रोकने का प्रयास करते हैं। कई बार टीचर्स बड़े अच्छे मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा देखा है गर्ल्स कॉलेजेस में भी टीचर्स ऐसे होते हैं जो उल्टा आपको वापस खींचते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, महिलाएं जो ये पैट्रियार्की जिसकी हम बात करते हैं, जो पुरुषवादी सोच है, वो इतने सालों से शायद फॉलो करती आ रही हैं कि उन्हें लगता है ये उनके संस्कार हैं। सर नीचे करके बात सुन लेना, घर के अंदर रहना, खुद को ढके हुए रखने का प्रयास करना, ये सब वो संस्कारों में गिन रहे हैं। संस्कार ये नहीं है मन से कोई इज्जत करता है, वो संस्कार है उसके। कौन लोगों को कैसे ट्रीट करता है, वो उसके संस्कार है। संस्कार पूरे कपड़े पहन के घूंघट डाल लेने में नहीं आते हैं। तो लेकिन इतने सालों से चीज़ें प्रैक्टिस में चली आ रही हैं कि महिलाओं ने शायद इसे संस्कार में गिन लिया है। और ये सच है, वर्क प्लेस पर भी आप देखेंगे औरतों के बारे में पहली जो गॉसिप होती है वो औरतें ही करती हैं। मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग लिखी थी जिसका नाम था आई एम अ वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर। रीज़न था जिस जगह में मैं काम कर रही थी वहाँ पे, और बहुत ही कम उम्र की एक महिला आई थी, 26-27 साल की थी, शादी नहीं हुई थी उनकी, और जैसे हम यूपी से हैं, वो बिहार के बैकग्राउंड की थी। लेकिन जो उन्होंने एक अफवाह का सिलसिला पूरे इंस्टीट्यूशन में शुरू किया था, कोई महिला उससे अछूती नहीं थी बेचारी, हर किसी का नाम किसी न किसी से जुड़ा हुआ था। और हम लोग बड़े परेशान थे कि हमें पता भी नहीं चलता है। मतलब अगर आप किसी से खड़े होकर बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर ली तो वो स्टूडेंट जरूर आपको चाहता है। अगर आपने अपने पुरुष मित्र से बात कर ली, किसी से जो साथ में कलीग्स आपके काम कर रहे हैं उनसे अगर बात कर ली, तब तो फिर आपका कैरेक्टर तो खराब है ही है। और यकीन मानिए अगर साथ में आप पार्टी करने चले गए उनके, तो इसका अर्थ बिल्कुल ये है कि आप अपने पति को चीट करके उस पुरुष के साथ में कोई ना कोई संबंध जरूर रखें। तो अक्सर ऐसी महिलाएं आपको वर्क प्लेस में, कॉलेज में, हर जगह मिल जाती हैं, और बिल्कुल वो पूरी कोशिश करती हैं कि आपको पीछे अपनी सोच के साथ में खींचें। पर उसमें क्या होता है, ऐसे जैसे आप मिट्टी झाड़ देते हैं, आप वहाँ को ऐसे झाड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। सबसे अच्छा तरीका है ऐसे लोगों को टैकल करने का, मुस्कुरा के कि अरे आपने तो बड़ा अच्छा कमाल कर दिया, इतनी बढ़िया आपने मेरी छवि बना दी, थैंक यू, आपने मुझे मशहूर कर दिया, और फिर आगे बढ़ जाइए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपके किताब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अधिक से अधिक लोग पढ़ें और 2021 में पढ़ के 2022 में उसका कुछ अच्छा सा पालन करें, क्योंकि 2022 में हमारी सरकार भी बहुत सारे लक्ष्य जो है उन्होंने रख रखा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके बारे में कोई बात करे, इग्नोर करिए, आगे बढ़ते रहिए,